नमो नमः, नमस्कारः, वंदे संस्कृत मातरम। व्यंजन संधि भाग 6 के अंतर्गत आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ चर्त्व संधि भाग 2 के अंतर्गत चर्त्व संधि का दूसरा सूत्र वावसाने। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वावसाने चर्त्व संधि का यह सूत्र जश्व संधि के झलाम जशंते सूत्र का अपवाद है, पर विकल्प से है। तो वावसाने पढ़ने के पहले अगर आपने झलाम जशंते सूत्र को अच्छी तरह नहीं समझा है तो आई बटन पर जाकर पहले जश्व संधि के उस सूत्र को अच्छी तरह समझ लें। इस सूत्र को पढ़ने के पहले यह जानना आवश्यक है कि खरीचो और वावसाने यह चर्त्व संधि के जो दोनों सूत्र हैं वह जश्व संधि के दोनों सूत्रों झलाम जशंते और झलाम झषि के पूरक हैं और अपवाद हैं। इसलिए चर्त्व संधि और जश्व संधि को एक साथ पढ़ना आवश्यक है। तो जब आप ये संधि पढ़ने बैठते हैं तो चर्त्व संधि के दोनों सूत्र और जश्व संधि के दोनों सूत्रों को अगर एक साथ पढ़ेंगे तो ये दोनों संधियां आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगी। इसलिए आई बटन पर जाकर अगर आप झलाम जशंते, झलाम जशि और खरीच सूत्र को समझने के बाद यदि वावसाने सूत्र को देखेंगे तो आपको जश्व संधि और चर्त्व संधि ये दोनों संधियां बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएंगी। तो आइए हम पढ़ते हैं चर्त्व संधि का दूसरा सूत्र वावसाने। वावसाने इसका यदि संधि विच्छेद करें तो वा अवसाने। यहां पर झलाम और चर इन दो पदों की अनुवृत्ति आती है और अन्वय करने पर हमारी पूर्ण परिभाषा बनेगी अवसाने झलाम चर वा। अवसाने झलाम चर वा। अब हम इसके एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। अवसाने मतलब अवसान परे होने पर। अवसान का मतलब होता है समाप्ति, माने जब किसी शब्द के बाद कोई दूसरा शब्द न हो, माने संधि का प्रसंग उपस्थित ही ना हो रहा हो, वो स्वतंत्र रूप से शब्द हो, या तो वो वाक्य के अंत में हो या अकेला लिखा हुआ शब्द हो, तो उसको कहेंगे अवसान। अवसान परे होने पर माने आगे कोई भी शब्द न आने पर। झलाम माने झलों का चर चर हो जाता है, चर आदेश हो जाता है झलों को। ये नियम है, पर इसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है और वो शब्द है वा। ये वा कहता है कि विकल्प से होता है, मतलब अवसान परे होने पर, अवसान परे होने पर झलाम माने झलों को, वा माने विकल्प से चर आदेश होता है। विकल्प से चर होता है का कहने का मतलब है कि हम चाहें तो हम चर करें और हम न चाहें तो वो झल जैसा है उस झल को वैसा ही बना रहने दें। अब हम देखते हैं पीछे पड़े हुए जलाम जशोंते सूत्र को। झलाम जशंते सूत्र और वावसाने सूत्र दोनों ही आपस में टकरा रहे हैं एक तरह से। देखिए, झलाम जशंते सूत्र की परिभाषा थी कि पदस्य अंते झलाम जशः, कि पद के अंत में स्थित झलों के स्थान पर जश आदेश हो जाता है, झल के स्थान पर जश हो जाता है। और वावसाने सूत्र कह रहा है कि अवसाने झलाम चर वा, कि अवसान परे होने पर झलों के स्थान पर चर हो जाता है। तो जो पदांत होता है वो भी कहीं कहीं तो अवसान में होता है। पद के अंत में स्थित का मतलब है कि पद पद हो पूरा और उसके अंत में झल हो। उसके बाद कोई शब्द भी आए, कोई दूसरा पद भी आए तो संधि का प्रसंग भी बनेगा। ऐसी स्थितियों में तो पदांत झल को चर जश हो गया, वहां यह सूत्र अपवाद का काम नहीं कर रहा है। पर पद के अंत में स्थित वो झल अगर अवसान में भी है, माने उसके आगे कोई शब्द नहीं है, उसके आगे कोई पद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अवसान में स्थित होगा और उस अवसान में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाएगा, इस नियम से, जलाम जशंत नियम से।
पर ये सूत्र कह रहा है कि अवसान में स्थित झलों का चर हो जाता है। तो अब हमारे सामने एक प्रश्न उपस्थित होता है कि झलों को हम जश करें कि चर करें। अवसान में स्थित झलों का हम जश करें कि चर करें। अपवाद का सूत्र आ गया तो झलों के स्थान पर चर हो जाएगा। पर एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण शब्द आया है, वाह। वो जो चर होगा वो वाह माने वो विकल्प से होगा। इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हम वावसाने सूत्र से हम चाहें तो झलों के स्थान पर चर करें, और यदि विकल्प से चाहें तो हम झलों के स्थान पर चर न करें। मतलब झलों के स्थान पर जब हम चर नहीं करेंगे तो जश हो जाएगा। तो दोनों स्थितियां बनेंगी। माने झलों के स्थान पर यदि जश लिखा है तो वो भी सही है, और झलों के स्थान पर यदि हमने चर कर दिया है तो वो भी सही है। अब हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि ये स्थितियां कैसे बनती हैं। तो देखिए, झलाम जशोंते सूत्र से पद के अंत में स्थित झलों को जश हो जाता है। पर यहां हम पद के अंत में स्थित झलों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ केवल अवसान की बात करेंगे, क्योंकि वावसान्य सूत्र केवल अवसान की बात कर रहा है। तो देखिए, यदि ऐसे झल हो जो अवसान में हो, माने उसके आगे कोई पद न हो, तो ऐसे झलों को भी झलाम जशुंते सूत्र से झल के स्थान पर जश आदेश हो जाता है। तो जैसे वाक है तो वाक को जश हो जाएगा, माने तृतीय वर्ण हो जाएगा वाग। जगत जगद, कृत को कृद, षट को षड, और सुप को शुभ आदेश हो जाता है। जलाम जशंते से यह आदेश नित्य होता है, माने होता ही है। तो देखिए, वो सारे जो पद थे उन पदों के झलों के स्थान पर जश हो गया, और ये शब्द बना वाग, जगद, कृत, कृत का कृद, षड और शुभ। यह आदेश नित्य होता है। अब इसके आगे अगर कोई पद है तब तो वहां संधि हो जाएगी और वो पद जो है उसमें जुड़ जाएगा, और वो वहां पर भी खरीच आएगा तो फिर से प्रथम वर्ण हो जाता है। वो आगे अभी हम देखेंगे। पर झलाम जशंत सूत्र के बाद ये दूसरा सूत्र आता है वावसाने। ये देखिए, ये दूसरा सूत्र आया वावसाने। अब ये वावसाने सूत्र कहता है कि अवसान परे रहने पर झलों को चर आदेश हो जाता है। तो ये तृतीय वर्ण भी अगर हो गया है तो भी ये है तो झल ही। तृतीय वर्ण हो गया है तो भी ये झल है। तो देखिए, ये झल है ग, द, ड और ब। तो वावसाने सूत्र जो है वो झलाम जशंते सूत्र के बाद का है। मतलब ये झलाम जशंते सूत्र जो है इसका नंबर है 8-2-39, और वावसाने सूत्र जो है उसका नंबर है 8-4-56। तो अब ये इसका अपवाद बनकर सामने आया। तो वावसाने सूत्र में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि वाह कह रहे हैं, वो वाह माने विकल्प से होता है। माने हम चाहे तो करें और चाहे तो न करें, तो दो स्थितियां बनेंगी। देखिए, वाग तो है ही, इसको चर भी हो जाएगा। माने जश तो है ही, इसको इस वाग को वाक हो जाएगा। और चूंकि ये विकल्प से होगा तो ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब दो स्थितियां बनेंगी। जो अवसान में झल होंगे उनको झलाम जशंते सूत्र से वाग होगा, और झलाम वावसान्य सूत्र से वाक होगा। इसलिए वाक भी सही है, वाग भी सही है। ये जगत था, ये फिर जगत हो गया, पर विकल्प से हुआ। कृद का कृत हो गया, षड का शट हो गया, और शुभ का शुभ हो गया फिर से। तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये कहीं किसी पुस्तक में या कहीं भी लिखा है वाक भी लिखा होता है, वाग भी लिखा होता है, कहीं जगत लिखा होता है, कहीं जगत लिखा होता है, कहीं कृत होता है, कहीं क्रुद होता है, कहीं शट होता है, कहीं षड होता है, कहीं लिखा होता है, और कहीं शुभ लिखा होता है। पर ये अगर अवसान में है, माने इसके आगे कोई पद नहीं है, तो ये दोनों स्थितियां सही हैं। हम दोनों स्थितियां लिख सकते हैं, हम वाक भी लिख सकते हैं, वाग भी लिख सकते हैं। पर अगर इसके आगे कोई पद आ जाता है तो अवसान खत्म हो जाता है,
तब ये वावसान्य सूत्र काम नहीं करता। वहां पर झलाम जशोंते, झलाम जशे झशी और खरीच, इन तीनों सूत्रों से कहीं जश होता है, कहीं चर होता है। ये हम पिछली संधियों में पढ़ चुके हैं, पर आपको ये बात अच्छे से समझ में आए इसलिए हम उसकी फिर से एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। देखिए, जश्त्व संधि पढ़ते समय हमने झलाम जशोंते सूत्र के अंतर्गत जाना कि पद के अंत में स्थित झलों को जश हो जाता। अगर आपने ये संधि नहीं देखी तो आई बटन पर जाकर इस संधि को आप विस्तृत रूप से देख सकते हैं। तो देखिए, दिक धन अंबर, ये दिक का क झल था, तो इस झल के स्थान पर जश आदेश हो गया और क की जगह पर ग हो गया और शब्द बना दिगंबर। इसी तरह अच धन अंत, तो च की जगह पर जश हो गया, मतलब तृतीय वर्ण हो गया और शब्द बना, च का तृतीय वर्ण जो है ज होता है, तो हमारा शब्द बना अजंत। षट धन आनन, ये ट जो था ये झल था, मतलब झल क्या क्या होते हैं, वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चारों वर्ण झल कहलाते हैं, झल के अंतर्गत आते हैं। तो ये ट जो था ये झल था, तो इस ट का तृतीय वर्ण हो गया ट ठ ड और शब्द बना हमारा षडानन। इसी तरह सत धन धर्म, ये सत का त जो था ये झल था, ये आगे आगे कुछ भी आए, आगे क्या आए ये झलम जशंते सूत्र नहीं कह रहा। झलम जशंते कह रहा है कि अगर पद के अंत में, ये देखिए जितने भी शब्द हैं ये सारे पद हैं, दिक, अच, षट, सत, ये सारे पूर्ण पद हैं, मतलब पद के अंत में आने वाला ये झल है, पद के मध्य का नहीं है। तो पद के अंत में अगर झल आया है तो आगे कुछ भी हो, चाहे कोई सा भी स्वर हो चाहे कोई सा भी व्यंजन हो, उसको तृतीय वर्ण हो जाता है। और ये देखिए झलों के स्थान पर तृतीय वर्ण हो गया, सत का त है, इस त के बाद ये त जो है वो पदांत त है, इसलिए इस त के स्थान पर द हो गया और सद धन धर्म और फिर हमारा शब्द बना सद धर्म। सुप धन अंत, प को ब हो गया, शब्द बना सुबंत। इसी तरह एतत धन मुरारी और ये त की जगह पर द हो गया और शब्द बना एतद मुरारी। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन लगा, मैंने वहां भी पढ़ाते समय आपको बोला था कि एक और विकल्प से यहाँ पर द की जगह न भी होने वाला है, एतन मुरारी, और वो बनेगा यरो नुनासिके नुनासिको व सूत्र से। तो इसके तुरंत बाद वह संधि भी मैं पढ़ाने वाली हूँ अगले वीडियो में, तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। तो ये इस तरह से झलाम जशंते से अंतिम पद के अंत में स्थित झलों को जश हो जाता है, आगे कुछ भी आ रहा हो फिर भी। अब हम देखते हैं दूसरी संधि जो हमने पढ़ी खरीच, वो क्या कहती है। खरीच संधि के उदाहरण अगर हम देखें तो खरीच संधि कहती है कि झलाम चर, झलों को चर हो जाता है कब, जब आगे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तब। तो खर प्रत्याहार होता है वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण। तो झलाम जशवंते से तत् को तद हो गया, वो तो नित्य होता ही है, तो तत् बचा ही नहीं, तद हो गया, तद धन पुरुष। अब ये पुरुष का जो प है वो खर है, खर प्रत्याहार में वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ण आते हैं, ये वर्ग का प्रथम वर्ण है। तो ये जैसे ही खर आया तो ये द फिर से चर बन गया, तो चर में वर्ग का प्रथम वर्ण आता है, तो ये हो गया तद की जगह हो गया तत् और बना तत्पुरुष। यदि आपने खरे च संधि को नहीं जाना है तो आई बटन पर जाकर आप खरी च संधि की भी विस्तृत व्याख्या उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ देखिए वाग धन पटु, मतलब वाक था, उस वाक को झलाम जशवंते से वाग हो गया और इस वाग के बाद ये अगर खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं आता है तब तो ये वाग ही रहेगा, जैसे वागधन ईशः वागीशः, ईप खर प्रत्याहार का वर्ण नहीं है। वागधन अर्थ वागर्थ या वागधन अर्थ वागर्थ, पर अगर यहाँ खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, मतलब वर्ग का अगर प्रथम या द्वितीय वर्ण आता है तो ये चर में बदल जाएगा, माने ये प्रथम वर्ण हो जाएगा और शब्द बनेगा वाक पटु। ग हो गया क, सद के द का हो गया त, षड पद
ये आगे प्रथम वर्ण आ रहा है, मतलब खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो ड की जगह चर हो गया, माने प्रथम वर्ण हो गया और हमारा शब्द बना षट्पदः। इसी तरह विपद धन कालः, देखिए मूल शब्द था विपत, फिर जलाम जशंते से विपत को हो गया विपद, फिर विपद के बाद ये काल शब्द आया, तो ये खर प्रत्याहार का वर्ण है, तो ये त जो है वो फिर से खर में बदल फिर से चर में बदल गया और हमारा शब्द बना विपत कालः। उद धनपन्नः, उत उपसर्ग था, वो पद के अंत में था, तो उत की जगह जलाम जशंते से उद हो गया और इस उद के बाद अब ये वर्ग का प्रथम वर्ण आ रहा है, माने खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो ये द चर में बदल जाएगा, मतलब फिर से उत हो जाएगा और शब्द बनेगा उत्पन्न। इस तरह से जलाम जशंते से पद के अंत में स्थित झलों को जश हो रहा है और खरी च से उन्हीं जो जश हुए वर्ण है उनके बाद अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आ रहा है तो वो जश फिर से चर में बदल जाता है। तो ये खरी च और झलाम जशंते ये आपको समझ में आ गई। झलाम अब हमें समझना है झलाम जश झशी। झलाम जश झशी सूत्र, झलाम जश झशी सूत्र को अब हम अगली स्लाइड में समझते हैं। ये देखिए झलाम जश झशी में क्या होता है कि पद के मध्य में स्थित माने अपदांत झलों के बाद यदि झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो उन झलों को जश हो जाता है। जश प्रत्याहार का वर्ण आता है माने वर्ग का तृतीय और चतुर्थ वर्ण आता है अगर, तो यहां देखिए ये झल में है, झल में प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चारों वर्ण आते हैं, चतुर्थ वर्ण है प ब भ, और ये झल झश प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है त थ द ध। झश प्रत्याहार में तीसरा और चौथा वर्ण आता है, तो ये ध चौथा वर्ण है, तो ये झश आ रहा है, तो इस झल के स्थान पर जश हो जाएगा, मतलब तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो भ का तृतीय वर्ण होता है ब, तो लब की जगह हो जाएगा लब और शब्द बनेगा लब्धा। इसी तरह देखिए उपलब्धि, जब ये शब्द बनता है तो उपलब्ध, ये भ जो है चतुर्थ वर्ण है मतलब झल है और इस झल के बाद ये झश प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है तो ये जश में बदल गया, तो भ का तृतीय वर्ण होता है ब, प फ ब, तो ये हो जाएगा उपलब्ध और हमारा शब्द बना उपलब्धि। अगला देखिए अपधंजह, यहां पर भी ये झल है, ये प्रथम वर्ण भी झल होता है, आपको बताया प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ सभी वर्ण झलों में आते हैं, तो इस झल के बाद ये देखिए तृतीय वर्ण आ रहा है मतलब झश प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो इस अप की जगह पर जश हो जाएगा माने तृतीय वर्ण हो जाएगा और हमारा शब्द बनेगा अबजह। ये देखिए अब देखिए जो झलाम जश झशी सूत्र था वो अपदांत झलों के स्थान पर ही झश आदेश कर रहा था, पर जो खरीच सूत्र है वहां पर पदांत अपदांत कोई शब्द नहीं है। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि खरीच सूत्र पदांत झलों को चर कर रहा था। अब हम देखते हैं कि खरीच सूत्र कैसे अपदांत झलों को भी चर करेगा। तो आइए अगली स्लाइड में हम फिर से खरीच को देखते हैं। देखिए खरीच सूत्र कह रहा है कि किसी भी झल के बाद चाहे वो पदांत हो चाहे अपदांत हो, यदि खर प्रत्याहार आता है तो उस झल के स्थान पर चर हो जाता है, माने उस झल के स्थान पर वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। तो ये देखिए ये अपदांत द है, अपदांत झल है, मतलब जो भिद धातु है उसमें तुमुन प्रत्यय लगने की प्रक्रिया हो रही है, तो भिद को भेद हो गया, तो ये अभी शब्द पूरा बना नहीं है पद, तो ये वाला जो द है ये अपदांत द है। इसके बाद ये तुमुन का तुम आया तो भेद तुम, तो ये जो झल था वो चर में बदल जाएगा, चर मतलब प्रथम वर्ण, तो द का प्रथम वर्ण होता है त और हमारा शब्द बनता है भेद तुम। जो खरी च का जो वीडियो है उसमें इस बात को बहुत अच्छी तरह समझाया है, तो आप आई बटन पर जाकर खरी च का पूरा वीडियो व्यवस्थित वीडियो देखकर खरी च संधि को समझ सकते हैं। यहाँ पर हम केवल पुनरावृत्ति कर रहे हैं बात को समझाने के लिए। इसी तरह देखिए वेद धनता विदधा
उसको वेद हो गया है। और ये जो द है ये पदांत द नहीं, ये अपदांत द है, क्योंकि अभी पद बनने की प्रक्रिया चल रही है। तो ये झल है द, इस झल को खरी च सूत्र से त हो जाएगा, क्योंकि आगे खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण खर प्रत्याहार होता है, तो ये प्रथम वर्ण है, तो ये भी चर में बदल जाएगा और हमारा शब्द बनेगा वेतता। वेतता। एक और उदाहरण देखिए, छेद तुम, माने छिद धातु से तुमुन प्रत्यय लगने की भी प्रक्रिया चल रही है, तो ये जो द है ये द अपदांत है। इस अपदांत झल के बाद ये खर प्रत्याहार आया, तो ये झल जो है वो चर में बदल जाएगा, मतलब द वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाएगा। तो त थ द त वर्ग का प्रथम वर्ण होता है त, और हमारा शब्द बनेगा छेद तुम। छेद तुम। तो यहां ये बात समझने की है कि पदांत हो चाहे अपदांत, यदि झल के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो झल चर में बदल जाता है। और जश्त्व संधि कहती है कि यदि पद के अंत में कहीं भी झल हो तो वो नित्य जश हो ही जाता है, और पद के मध्य में अगर झल हो और उसके बाद झश प्रत्याहार का कोई वर्ण आए तो वो झश प्रत्याहार का वर्ण आने की वजह से वो जो झल है वो जश में बदल जाता। तो पदांत में तो झल का जश होगा, और जश होने के बाद फिर से अगर खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो वो झश फिर से चर में बदल जाएगा। ये बात मुझे लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अब कुछ उदाहरणों से हम एक बार फिर से वा वसाने पर पहुंचते हैं। तो वा वसाने सूत्र पर फिर से जाने से पहले यदि आपको यह संधि अच्छे से समझ में आ गई है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तत्काल सब्सक्राइब करें ताकि सारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसी तरह वावसाने सूत्र पर जाने के पहले एक बार हमने जो अन्य चर्त और जश्त संधि के नियमों को विस्तार से पढ़ा है उसको संक्षेप में एक बार उस पर अपनी दृष्टि डालते हैं और फिर उपसंहार में पुनः चलते हैं वावसाने सूत्र पर। देखिए, झलाम जशवंते, झलाम जश झशी और खरीच, इन तीन सूत्रों को अभी हमने पढ़ा। अब इसको बिल्कुल शॉर्ट में समझिए कि झलाम जशवंते सूत्र जो है वो कहता है कि झलाम जशह अंते, झलाम मने झलों का, मने वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्णों का जशह, जश हो जाता है, पर कैसे? पदांत, पद के अंत में आने वाले वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्णों को जश हो जाता है, माने तृतीय वर्ण हो जाता है। माने पदांत झलों का को तृतीय वर्ण आदेश हो जाता है। और खरीच कह रहा है कि यदि पदांत झलों के बाद खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है, माने इन्हीं पदांत झलों के बाद, माने वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे पदांत वर्णों के बाद यदि खर प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो खर माने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण आता है तो झलों को चर आदेश हो जाता है, माने चर माने वर्ग का प्रथम वर्ण हो जाता है। देखिए उदाहरण से हम समझते हैं, पहले हम इसे मिटा देते हैं। उदाहरण से हम इस बात को अच्छी तरह समझेंगे कि ये देखिए, ये झल है तत्, तत् जो है झल था, पदांत था, तो आगे कुछ है या नहीं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तत् के त को जश आदेश हो गया और शब्द बना तद। अब इस तद के बाद जो भी अगला वर्ण आएगा या अगला जो भी शब्द आएगा उसमें ये तद जुड़ जाएगा। जैसे तद के बाद उपरांत आया तो शब्द बना तदुपरांत। यदि तद के बाद उक्त आता तो शब्द बनता तदुक्त्वा, एतदुक्त्वा। पर खरीच सूत्र कह रहा है कि पदांत या अपदांत किसी भी झलों के बाद यदि खर प्रत्याहार का वर्ण है, माने वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण है, तो उन्हीं झलों के स्थान पर चर हो जाता है।
तो ये तत् को तद हो गया था, तो ये तद का जो द है वो झल है। उसके बाद देखिए ये खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है। खर प्रत्याहार में वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और ये देखिए पवर्ग का पहला वर्ण है प फ, ये पहले दूसरे होते हैं। तो ये आने की वजह से इस त को, ये जो द है, ये जो झल है, इसको चर हो जाएगा, माने पहला वर्ण हो जाएगा, और द का पहला वर्ण होता है त, इसलिए ये फिर से तत् हो गया और ये शब्द बना हमारा तत्पश्चात। तो ये झलाम जशवंते को कैसे खरी चका, खरी चको कैसे झलाम जशवंते का अपवाद हम मान सकते हैं कि वो कह रहा है कि जश होगा, पर खरीच कह रहा है कि नहीं, अगर आगे खर प्रत्याहार है तो जश नहीं होगा, चर होगा। अब इसी तरह झलाम जश झशी को हम देखें, देखिए एक उदाहरण और हम देख सकते हैं कि तद धन समह। देखिए तत् को तद हुआ और इस तद के आगे ये समह का स आया। देखिए श स के उदाहरण नहीं आए थे, तो एक उदाहरण मैंने ये ढूंढ के लाया कि सम स, माने ये स जो है ये भी खर प्रत्याहार में है। ख फ छ ठ त च ट त व क प य श श स र, तो स जो है ये खर प्रत्याहार का वर्ण है। तो इस स के आने के कारण ये जो द है, माने ये जो झल था, ये चर में बदल जाएगा और द की जगह हो जाएगा त, और हमारा शब्द बनेगा तत्समः। आगे देखिए झलाम जैसे झषी नियम कहता है कि इन्हीं वर्ग के पहले दूसरे तीसरे चौथे ही वर्ण के बाद, पर ये झलाम जशवंते में पदांत शब्द था, झलाम जश झषी में अपदांत है, माने अपदांत जो पद के अंत में नहीं, मतलब पद के मध्य में। तो पद के मध्य में आने वाले झलों को जश आदेश हो जाता है, माने तृतीय वर्ण हो जाता है। पर कब आगे झष प्रत्याहार का वर्ण हो तब, जब आगे झष प्रत्याहार माने वर्ग का तीसरा और चौथा वर्ण हो तो तीसरा हो जाता है। पहला और दूसरा वर्ण हो तो अभी हमने पढ़ा कि पहला हो जाता है, और तीसरा और चौथा वर्ण हो तो तीसरा हो जाता है। तो अब क्या बचा, पांचवा वर्ण बचा। तो पांचवा वर्ण हो तो क्या होता है, ये हम आगे आने वाली संधि में पढ़ेंगे। यरो नुनासिके नुनासिको वा, इस संधि को जब हम पढ़ लेंगे तभी हमारा ये चरत्व, जश्त्व और अनुनासिक ये सब इकट्ठा होकर के आपको बहुत अच्छी तरह ये 5 सूत्र समझ में आएंगे। तो झलाम जश झशी कह रहा है कि अपदांत झलों को जश आदेश हो जाता है आगे झश परे रहने पर, और खरीच फिर वही कह रहा है चाहे अपदांत हो चाहे पदांत, झलों को चर आदेश हो जाता है आगे खर प्रत्याहार का वर्ण रहने पर, माने पहला या दूसरा वर्ण होगा तो नित्य पहला वर्ण हो जाएगा, चर हो जाएगा। उदाहरण से देखिए इस बात को समझें कि जैसे लभ धन धा, यहाँ झलाम जैसे झशी काम कर रहा है, ये झल है, इसके बाद ये झश प्रत्याहार का वर्ण आया, ये अपदांत झल है, तो लभ धा के भ को तृतीय वर्ण हो गया, भ का तृतीय वर्ण होता है ब, और शब्द बना लब्धा। और इसी तरह चर का उदाहरण देखें हम कि देखिए वेद धन तुमुन, ये वेद का जो द है ये अपदांत झल है, उसके बाद ये खर प्रत्याहार का वर्ण आ रहा है, तो इस झल की जगह चर हो गया और हमारा शब्द बना वेत तुम, वेत तुम। अब आशा है कि आपको ये तीनों संधियां बहुत अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। अब इन तीनों संधियों को व्यवस्थित समझने के बाद अब हम एक बार उपसंहार में फिर से पहुंचते हैं वावसाने सूत्र पर। देखिए वावसाने सूत्र कहाँ काम करता है, अवसान में, और झलाम जशवंत सूत्र भी काम करता है पद के अंत में। तो पद के अंत में जब कोई वर्ण नहीं होगा तो वो अवसान कहलाएगा। तो पद के अंत में आने वाले झलों को जश आदेश हो जाता है, ये हमने झलाम जशवंत से पढ़ा। तो एतत के त को एतद हो गया, तत् का तद, यत का यद, माने पहले वर्ण अगर पहले की जगह यहाँ दूसरा तीसरा चौथा भी होता तो भी तीसरा हो जाता। षट को षड और शरत को शरद हो गया, ये हमने झलाम जशवंत सूत्र में देखा।
तो स्थिति ये बनी, ये जो तृतीय वर्ण हो रहा है या ये जो जश हो रहा है ये नित्य होता ही है। तो सत को सद हुआ और स्थिति ऐसी बनी। अब अगर ये झल जो जश बन गए हैं ये अगर अवसान में है, माने इनके आगे कोई दूसरा पद नहीं आ रहा है, विराम की अवस्था है या ये अकेले लिखे हुए हैं, तो फिर यहाँ पर वावसाने सूत्र लगता है। और वावसाने सूत्र कहता है कि अवसान परे रहने पर झलों को चर हो जाता है, माने प्रथम वर्ण हो जाता है। पर कैसे होता है? वा, वा माने विकल्प से होता है। तो ये जो झल था एतद, ये एतद तो बना ही रहेगा, विकल्प से एतत भी हो जाएगा। माने जब हम चाहेंगे वावसाने सूत्र लगाना तो एतत होगा, और जब विकल्प से हम नहीं चाहेंगे तो एतद होगा। इसी तरह ये जो तद बना है ये तद तो है ही, तत् भी होगा। यत और यद दोनों स्थितियां बनेंगी। षड है, शट भी हो जाएगा। शरद है, शरत भी हो जाएगा। और सद को सत होगा, विकल्प से होगा, इसलिए सद भी रहेगा और सत भी रहेगा। आशा है आपको वावसाने सूत्र भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से हमारी ये चरत्व संधि और जश्त्व संधि की जो दो परिभाषाएं, मतलब जश्त्व संधि और चरत्व संधि के जो मुख्य रूप से 4 सूत्र थे, वो चारों सूत्र हम लोगों ने यहाँ पर अच्छी तरह पढ़ लिए हैं। अब हमें पढ़ना है एक प्रमुख सूत्र, यरो नुनासिको नुनासिको वा। क्योंकि पहला और दूसरा वर्ण आए तो झलों के स्थान पर पहला वर्ण हो जाता है, तीसरा और चौथा वर्ण आए तो झलों के स्थान पर तीसरा वर्ण हो जाता है। पर अभी हमने ये नहीं पढ़ा है कि पांचवा वर्ण आए तो क्या होता है। तो ये हम अगले एपिसोड में या अगले वीडियो में यरो नुनासिको नासिको वा सूत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। आशा है आपको चरत्व संधि के दोनों सूत्र खरी च और वावसाने बहुत अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। हम बहुत जल्दी मिलते हैं व्यंजन संधि भाग 7 में एक व्यंजन संधि के नए सूत्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।